हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 भाग 3 में दिया गया है। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड आर्टिकल है, इसलिए आर्टिकल 13 के साथ में हमें आर्टिकल 368 पर भी दृष्टिपात करना होगा। तो आर्टिकल 13 बताता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, उनका क्या प्रभाव होगा। फ्रेंड्स, मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 13 में विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान सभा में संविधान वेत्ताओं के द्वारा। फ्रेंड्स, आर्टिकल 13 बताता है कि संविधान के प्रवर्त यानी कि लागू होने से पहले वे सभी विधियां, वे सभी कानून जो भारत राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित थे यानी कि लागू थे, वे उस मात्रा तक शून्य होंगे जहां तक कि वे मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्री लॉ यानी कि संविधान के लागू होने से पहले की विधियां। ठीक है, इसके बाद में क्लॉज 2 पर आते हैं। क्लॉज 2 में बताया गया है कि संविधान के प्रवर्त होने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। अब संविधान के लागू होने के बाद जो विधियां बनाई जाएंगी या जो प्रवर्त विधियां हैं वे ऐसी होंगी जो कि संविधान का अतिक्रमण न करती हों। यानी कि यदि अतिक्रमण किया किसी विधि ने, यदि किसी विधि के उपबंध ऐसे हैं जो कि संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो वे शून्य होंगे, शून्य। तो फ्रेंड्स, इसमें आर्टिकल 1 पोस्ट प्री लॉ की बात करता है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 पोस्ट लॉ की बात करता है। इसके बाद में आते हैं आर्टिकल का क्लॉज 3 में बताया गया है कि विधि क्या होगी। विधि तो हमने पहले बता दिया कि भाई ऐसी सभी विधियां जो कि इनका वायलेशन करती है फंडामेंटल राइट्स का, वो सभी विधियां शून्य होंगी। अब ये विधि क्या चीज होती है, तो देखिए भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रवर्त सभी विधियां जिसके अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, विधि, उपविधि, रूढ़ि, प्रथा ये सभी आते हैं। तो ये सभी मतलब विधि के अंतर्गत आते हैं और बताया गया है कि विधि का बल रखने वाले ऐसी कोई प्रथा या रूढ़ी जो कि विधि का बल रखती है वो विधि मानी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें जो आर्टिकल का क्लॉज 4 है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा आर्टिकल बोल के। मैं जैसे मैं आर्टिकल बोलूं आपको समझना है कि आर्टिकल 13 की बात चल रही है। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 बताता है कि संविधान में संसद के द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया था। इसके द्वारा आर्टिकल में क्लॉज 4 को जोड़ा गया। इससे पहले क्लॉज 4 इस आर्टिकल 13 में समाहित नहीं था। तो क्लॉज 4 को क्यों जोड़ा गया। अब आते हैं हम जो कि पहले आपसे बोला था कि 368 से भी इसको कनेक्ट करके पढ़ना है। तो अब यहीं से हमारा 368 की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में 24वां अमेंडमेंट क्यों किया गया, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी सरकार को कि 24वां अमेंडमेंट करना पड़ा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पूर्व में जाना होगा। 1971 से 1967 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक केस आता है और केस का नाम है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 1967 का केस है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संसद की संविधान में संशोधन करने की संविधान में मूल अधिकारों में संसद को संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। गोलकनाथ के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। 1967 में यह बात कही गई थी। क्योंकि इसलिए नहीं है, सरकार के द्वारा मूल अधिकारों में 368 में संशोधन करके मूल अधिकारों में बड़ी आसानी से उनका अतिक्रमण किया जा सकता था और किया जा रहा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस गोलकनाथ से भी पहले 2 केस डिसाइड किए गए थे। क्रमशः शंकरी प्रसाद का केस था और एक था सज्जन सिंह। इन दोनों केसों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो संसद ने व्यापक पैमाने पर मूल अधिकारों में संशोधन किए थे, लेकिन
1967 में पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया और इसको चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वह भी एक विधि है। सरकार के द्वारा संविधान में जो संशोधन किया जाता है वह भी एक विधि के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आर्टिकल 245, 246 और 248 ये 3 आर्टिकल विधि बनाने के आर्टिकल यानी कानून बनाने के आर्टिकल है। आर्टिकल 245 में केंद्र सरकार बनाती है, 246 में राज्य सरकार बनाती है और 248 में वे विषय जो कि ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है और ना समवर्ती सूची में है, तीनों सूची में से किसी में भी नहीं है। और कोई अगर नया सब्जेक्ट आता है तो उस पर विधि बनाने की अनन्य अधिकारिता हमारे यहाँ केंद्र सरकार को है। तो इन 3 आर्टिकल्स में विधि बनाई जाएंगी और वो सारी विषय बताए गए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः। तो यहां देखने में ये आता है कि 368 में सरकार के द्वारा जो संशोधन किया जाता है वह भी एक विधि है और विधि होने के कारण उस पर धारा 13 आर्टिकल 13 लागू होता है और वह वॉइड है यानी कि शून्य है। अब सरकार के समक्ष 1967 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस आ जाने के कारण समस्या उत्पन्न होती है। अब सरकार ने क्या किया, 1971 में इस गोलकनाथ के केस का जो प्रभाव था उसको दूर करने के लिए, उसके इफेक्ट को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक नया अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया और अपनी शक्ति को और विस्तारित किया। संविधान में संशोधन करने की सरकार की जो शक्ति थी उसको और विस्तार दिया। यानी कि ये कह सकते हैं कि अब सरकार ने यहाँ पर एब्सोल्यूट अमेंडमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए देखते हैं वो कौन से एब्सोल्यूट अमेंडमेंट से जो कि सरकार ने 24 अमेंडमेंट के माध्यम से इस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश किए थे। एक तो अमेंडमेंट था आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 ये बताता है कि सरकार के द्वारा संवैधानिक संशोधन के 368 में जो संशोधन किया गया है वह संशोधन की कोई भी बात आर्टिकल 13 को लागू नहीं होती है। यानी कि सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है 368 में, वो अमेंडमेंट धारा 13 के प्रभाव से दूर रहेगा और इसमें आर्टिकल 13 का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा 368 पर। और इसमें मार्जिनल नोट्स में भी 368 का जो मार्जिनल नोट्स है यानी कि पार्श्व टिप्पण है उसमें भी संशोधन किया। उसमें क्या संशोधन किया? उसमें ये संशोधन किया पहले संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर। इससे पहले क्या था? बिफोर 24 अमेंडमेंट 1971 से पहले क्या स्थिति थी? इसका जो पार्स नोट है 368 आर्टिकल का, इससे पहले था संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, यानी कि इसकी सिर्फ प्रोसीजर थी किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन पावर नहीं थी। पावर संविधान में संशोधन करने के लिए सरकार पावर कहां से लेती? सरकार दैट मीन्स संसद कहां से पावर लेती? तो पावर कहां से आती है? 245 आर्टिकल से पावर आती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से संविधान में संशोधन करके सरकार ने अपनी जो अमेंडमेंट की पावर थी उसको एब्सोल्यूट कर दिया और उसमें यहां तक ऐड कर दिया कि सरकार यदि चाहे यानी कि संसद यदि चाहे तो वह संविधान में परिवर्तन यानी कि संविधान का निरसन तक कर सकती है, उसको रिपील तक कर सकती है। यहां तक सरकार ने स्टेटमेंट दिया कि अगर सरकार चाहे तो लोकतंत्र को समाप्त करके एक दलीय शासन भी स्थापित किया जा सकता है। इतनी एब्सोल्यूट उसने संविधान की संशोधन की अपनी शक्ति को 24वें अमेंडमेंट के माध्यम से विस्तार कर दिया। अब समस्या फिर से उत्पन्न होती है। 24 अमेंडमेंट सरकार ने जैसे ही पारित किया 1971 में, तो जो गोलकनाथ का इफेक्ट था, गोलकनाथ के इफेक्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को, संसद को कोई भी ऐसा संशोधन करने की शक्ति नहीं है मूल अधिकारों में जिससे कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण होता हो या उनका किसी प्रकार से वायलेशन होता हो। तो फ्रेंड्स, 24 अमेंडमेंट के माध्यम से गोलकनाथ के मामले के जो इफेक्ट था उसको भी संसद ने समाप्त कर दिया। अब प्रॉब्लम आती है कि, और इसमें एक रोचक बात और है, ये जो डिसीजन आया था गोलकनाथ का,
ये भी 11 जजेस की बेंच का डिसीजन था। इसमें 6-5 के डिसीजन से ये केस डिसाइड हुआ था, यानी कि एक वोट, अगर जजेस की मेजोरिटी एक वोट इधर चली जाती तो ये कुछ और स्थिति होती आज हमारे भारत की। लेकिन एक जज के एक वोट ने भारत की इस संवैधानिक स्थिति को चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स, न्यायपालिका की पावर्स आप इससे जज कर सकते हैं कि कितनी है। एक तरफ पूरी संसद है और एक तरफ एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का एक मत, डिसेंटिंग मत, उस केस को इफेक्ट कर सकता है, पूरे केस को। तो फ्रेंड्स, यहां हमने देखा कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन करके सरकार ने अपने आप को और भी ज्यादा विस्तारित कर दिया, संसद ने अपने अधिकारों का और भी विस्तारित कर दिया। और उसमें 368 में एक और अमेंडमेंट किया जाता है। 368 क्लॉज 3 में स्पेशल ये कहा गया कि 368 के अंतर्गत किया गया कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 13 इसको टच नहीं करेगा। यानी कि संसद के द्वारा 368 में जो अमेंडमेंट किया जाता है वो उस अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 इफेक्टेड नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे संसद ने 24 अमेंडमेंट के माध्यम से गोलकनाथ के उस मामले के इफेक्ट को खत्म कर दिया और अपनी संविधान के संशोधन करने की शक्ति को बढ़ा दिया। इसके एक साल बाद 24 अमेंडमेंट किया जाता है, उसके एक साल बाद 24 अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जाता है, क्योंकि सवाल था मूल अधिकारों का। पिटिशनर्स के द्वारा इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है 1972 में। ये एक विधि जगत का बहुत ही सुप्रसिद्ध केस है केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती के केस में 13 जजेस की बेंच गठित की गई थी इस केस को डिसाइड करने के लिए, और सभी 11 जजेस ने इसमें अलग अलग डिसेंटिंग मत दिए थे। सिर्फ 2 जजेस की मेजोरिटी के कारण केशवानंद भारती का केस एक तरफा हुआ था, और वो जो है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसमें जो केशवानंद भारती का केस लॉ आता है, इसमें प्रश्न था कि 24 अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार ने, संसद ने जो अपनी एब्सोल्यूट पावर गेन की है, आखिर इसकी सीमा क्या है, इसकी लिमिट क्या है, कहां तक जा सकती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी डिसाइड किया केशवानंद भारती के केस के माध्यम से 1972 में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केशवानंद भारती का जो अपना प्रीवियस केस था उसको पलटते हुए अब एक नई फाइंडिंग दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद को मूल अधिकारों में यानी कि भाग 3 में संशोधन करने की शक्ति है और वह संशोधन कर सकती है, जबकि इससे पहले गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है और वह मूल अधिकारों को टच नहीं कर सकती है। लेकिन 1972 में केशवानंद भारती के केस में परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने केस को पलट दिया और यह कहा कि सरकार कर तो सकती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, एक दायरे में रहकर वो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। तो उस लिमिट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और वो लिमिट क्या थी? वह लिमिट हमारे सामने आती है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से। बेसिक स्ट्रक्चर, न्यायालय ने यह कहा कि संसद संशोधन तो करेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन इस प्रकार से किया जाएगा कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधार है, वो ना गिर जाए, आधार उसका बना रहे। यानी कि संविधान वेत्ताओं के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का पर्पस था, जो हमारी प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल का जो पर्पस है, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए उसमें संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए भारत हमारा इस पूरे पृथ्वी पर एक बहुत ही विविधता वाला देश है। इससे अधिक विविधता किसी भी देश में नहीं देखी जा सकती है। इसलिए ऐसे विविधता वाले देश में इस प्रकार से संशोधन समय समय पर किए जा सकते हैं और मूल अधिकारों में भी संशोधन किए जा सकते हैं आवश्यकता होने पर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को सरकार को ध्यान में रखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इस पे हम कभी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको
आज का हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि हमारा ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।